गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे ज्ञानोदय भारती चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो विषय देखने जा रहे हैं उसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन्स ये एक आधारभूत सब्जेक्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र इसको अपने सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए पहले हम ये जान लें कि हम मशीन कहते किसको हैं। किसे हम मशीन कहेंगे, किसे हम डिवाइस कहेंगे, टूल। ठीक है, तो देखिए मशीन कहा जाता है जब एक या एक से अधिक टूल्स को हम कुछ इस तरह अरेंज करें कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन संभव हो, और रिलेटिव मोशन करते हुए वो एनर्जी कंज्यूम करें और उसके बदले में हमें वर्क प्रोड्यूस करके दें। अर्थात मशीन्स का काम क्या होता है? वर्क प्रोड्यूस करना, एफर्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, पर हम किसको मशीन कहेंगे, किसको स्ट्रक्चर कहेंगे, किसको हम टूल कहेंगे, किसको डिवाइस कहेंगे, ये हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए पहले हम जान लें कि मशीन्स का उदय कैसे हुआ, कैसे हमने मशीनों को परिभाषित करना सीखा। क्योंकि बहुत लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं, सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, सेमेस्टर पास कर जाते हैं, पर अगर उन्हें मशीन को परिभाषित करने कहा जाए तो वो रटी रटाई परिभाषा बोल के आगे निकल जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि मशीन और औजार में क्या डिफरेंस होता है। हम इंसानों ने मशीनों का निर्माण कब करना सीखा है? जब हम लोग जिस ज़माने से हम लोग इस स्टोन एज में शिकार कर रहे थे, इंसान का पहला बनाया हुआ औजार था उसका भाला, यानी हार्पुन, स्पीयर जिसको बोलते हैं। टू हिट अ पर्टिकुलर टारगेट। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं, हाँ, तो एजेटेक जनजाति के लोगों ने एक उपकरण बनाया जिसे हम कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल मशीन। ये एजेटेक भाषा का शब्द है अल्टाल। अल्टाल क्या होता था? कई बार शिकारियों को अपने शिकार को हिट करने के लिए, अपनी रेंज बढ़ाने के लिए कमी महसूस होती थी भाला फेंकते समय। तो उन्होंने क्या किया, एक ये हुक टाइप औजार बनाया जिसे वो अल्टाल बोलते थे। क्या बोलते थे? अल्टाल। इसमें ये भाला फंसा के अपनी रेंज इंक्रीज कर लेते थे, यानी वो ज़्यादा दूर के टारगेट को हिट कर सकते थे। ठीक है, तो ये इंसान के द्वारा बनाया गई, कह सकते हैं प्रिमिटिव पहली मशीन थी। मशीन मैंने इसको क्यों कहा? इसको मैंने टूल कहा, ये एक टूल था, इसको हिंदी में बोलेंगे औजार। हाँ, इसको मैंने उपकरण कहा, मशीन। एनी गेस? देखिए, ये जो उपकरण मनुष्य अपने विकसित हुए अंगूठे की वजह से इनको पकड़ना सीखा, औजारों को। ठीक है, पर औजारों के साथ समस्या क्या था कि वो हमारे शरीर की क्षमता के ऊपर निर्भर करते थे। वो हमारी शरीर की क्षमता के ऊपर निर्भर करते थे, यानी उनमें लिमिटेशन थी। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। और तब उसने मनुष्य ने पाया कि अगर वो एक लिंक से, एक इस रिजिड डिवाइस से अगर दूसरे रिजिड डिवाइस को कनेक्ट करे, ठीक है, नहीं जरूरी नहीं कि वो फिजिकल कनेक्शन हो, नट बोल्ट हो, कुछ नहीं, ठीक है, तो वो अपने एफर्ट को बढ़ा सकता है, एफर्ट को रिड्यूस कर सकता है, सॉरी, और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है।
ठीक है, ये लाइन डायग्राम काफ़ी हो गया, आप कुछ इस तरह समझिए। ठीक है, मशीन। तो यहाँ आपने देखा कि जब एक रिजिड लिंक से, मैंने रिजिड लिंक इसलिए बोला क्योंकि हम जब किसी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो ये जो रिजिड बॉडी थी, ठीक है, बॉडी 1, ठीक है, इसे मैंने टूल का नाम दिया क्योंकि एक इंडिविजुअल थी, ये हमारी बॉडी के क्षमता पे निर्भर कर रही थी। इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने उससे दूसरी बॉडी बढ़ाई, हमारा एफर्ट रिड्यूस हुआ और इसकी रेंज में कई गुना इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसी तरह एक उपकरण, प्राचीन उपकरण मैं आपके सामने और पेश करना चाहूँगा, एक उदाहरण से और समझें। धनुष को आप एक औजार की श्रेणी में रखेंगे या एक उपकरण की श्रेणी में रखेंगे, या टूल कहेंगे या एक मशीन कहेंगे। तो मैं अगर आपको थ्योरी ऑफ मशीन के सिद्धांतों के ऊपर परखूं तो मैं इसे एक मशीन कहना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक यूनिट इंडिविजुअल बॉडी नहीं है, यहाँ पे असेंबली है एक बो की, जो कि आपके लकड़ी के बने होते थे, फ्लेक्सिबल लकड़ी होती थी, और एक ये धागा जो कि एक फ्लेक्सिबल लिंक है। कौन सा लिंक है? फ्लेक्सिबल लिंक। भले ये फ्लेक्सिबल है पर लिंक तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल टूल की बजाय हम जब एक असेंबली ऑफ लिंकेजेस को आपस में इस प्रकार जोड़ते हैं ताकि उनके बीच में किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन हो सके। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो वो एक उपकरण ही, टूल ही कहलाएगा, वो मशीन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए प्राचीन दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। तो मशीन्स क्या हुई? अगर आपको मशीन को परिभाषित करने कहा जाए, मशीन का अर्थ ये है कि इट इज़ एन असेंबली ऑफ रिजिड बॉडीज़ या रेजिलियंट बॉडीज़ कहिए। उन रेजिलियंट बॉडीज़ को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स लिंक। मैं आगे बताऊंगा कि काइनेमेटिक लिंक्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, अभी अपना ध्यान रखिएगा। एक इंडिविजुअल काइनेमेटिक लिंक अगर वो सिंगल है तो हम अगर उसको किसी काम में ले रहे हैं तो हम उसको टूल बोल देंगे, पर एक से अधिक जहां हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार के उनके बीच में रिलेटिव मोशन संभव हो जिसके जरिए हम वर्क प्रोड्यूस कर सकें, रिलेटिव मोशन हो करते हुए वर्क प्रोड्यूस कर सकें, तो हम उसे मशीन कहेंगे। आया समझ में? यानी मशीन की परिभाषा क्या हुई? A machine is an assembly of linkages which can have
relative motion among them and they can produce desired work। ठीक है, विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पे इस तरह हम कुछ मशीनों को परिभाषित करते हैं। आया समझ में? अब आप इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ और शब्दावली सुनेंगे, जैसे कि मैकेनिज्म। मैकेनिज्म्स क्या होते हैं और मशीन और मैकेनिज्म में फर्क क्या होता है। सारी शब्दावली यही रहेगी, बस आप यहां से वर्क को हटा दीजिए। जब तक कोई भी असेंबली ऑफ लिंकेजेस वर्क नहीं प्रोड्यूस करता है, हम उसे मैकेनिज्म बोलते हैं। यानी वो ये माध्यम है जिसके थ्रू मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, अनदर टू नेक्स्ट वन। पर जब उस मैकेनिज्म से हम वर्क लेने लग जाते हैं तो वो हमारा मशीन कहलाता है। अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट को हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं। भागों में बांटना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि हम वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययन करते समय कुछ बातों को हम लोग एज्यूम करते हैं, कुछ बातों को छोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई एक लिंक से दूसरे लिंक में मोशन ट्रांसफर होना चाहिए, पर आप बोल सकते हैं सर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो लिंक टूट भी तो सकता है। इसी के लिए मैंने जब पढ़ाते समय आपको बोला कि वो रिजिड बॉडी होती है, रेजिलियंट बॉडी होती है, और मैंने ये भी बोला कि काइनेमेटिक लिंक होता है। रिजिड बॉडी होने का मतलब वो आपका इनमेजरेबल प्रेशर और फोर्स झेल सकती है। रेजिलियंट बॉडी होने का मतलब यह है कि उस पर फोर्स लग रहा है पर उससे उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं आएगा और वो दूसरी बॉडी तक अपने फोर्स और मोशन को ट्रांसफर कर सकेगी। और तीसरी बार जो मैंने काइनेमेटिक्स का नाम दिया, काइनेमेटिक लिंक्स हैं। काइनेमेटिक लिंक्स का मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ उसके मोशन पे ध्यान देना है, इसकी तरफ नहीं ध्यान देना है कि उस पर एक फोर्स लग रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यही चीज़ को समझने के लिए मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन के जो सब ठीक है। आइए अब हम देखेंगे कि हम मशीनों को जब अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं मशीनों का, क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एवरेज हमारा ज्ञान अबव एवरेज हो, हम लोग स्पेशलाइज हों किसी चीज़ में, ठीक है ना। तो आम लोगों की जो साधारण भाषा में मशीनों को वो लोग कई लोग उपकरण को, ढांचा को, फ्रेम को, स्ट्रक्चर को, इनको भी मशीन समझ लेते हैं। फ्रेम और स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं जानते हैं, लिंकेजेस मैकेनिज्म और मशीन में नहीं जानते हैं। कई बार देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे आपका संसदीय भाषा में भी बात किया जाता है कि मैकेनिज्म फॉलो किया जाए या कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। तो मैकेनिज्म और मशीन्स बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। और कौन सा मैकेनिज्म वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। आइए पहले आप टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स। दूसरी शाखा है थ्योरी ऑफ मशीन की, उप शाखा मैं बोलूंगा डायनामिक्स ऑफ मशीन्स। डायनामिक्स ऑफ मशीन्स को हम परिभाषित करते हैं, इसके और दो सब डिवीजन हैं, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। हो सकता है बहुत से लोग इन शब्दावली से पहले भी परिचित हो, क्योंकि मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत से लोगों को ये फिर नई चीज़ लग रही हो सकता है पहली बार देख रहे हो, ठीक है। वैसे फिजिक्स पढ़ते हुए हम सब ये इन सब टर्म से परिचित हो जाते हैं। पर मशीन यूज करने का मेरा पर्पज़ ये था कि जब हम इसको सिर्फ मैं काइनेमेटिक्स बोलूँ या सिर्फ डायनेमिक्स बोलूँ या स्टैटिक्स ऑफ मशीन, आप समझ लीजिएगा, काइनेटिक्स ऑफ मशीन्स, हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या है,
जब हम काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पढ़ते हैं, जब मैंने काइनेमेटिक लिंक का नाम लिया, काइनेमेटिक लिंकेजेस, जो काइनेमेटिक लिंकेजेस एक दूसरे से कुछ इस प्रकार लिंक हो कि वो आपस में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करते हुए वर्क हमको दे करके, तो मैंने काइनेमेटिक लिंक्स क्यों प्रयोग किया था वो आपको भी यहाँ समझ में आएगा। जब हम काइनेमेटिक ऑफ मशीन यानी मशीनों को हम काइनेमेटिक विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ उनके मोशन के बारे में, हमारा कंसर्न सिर्फ उनके मोशन को अध्ययन करना होता है, कैसे एक लिंक दूसरे लिंक तक मोशन पहुंचा रहा है। हम इस विषय में नहीं पढ़ते हैं कि कैसे रोटेट हो रहा है वो, ठीक है, कैसे वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, फ्रिक्शन क्यों नहीं लग रहा है, वो टूट क्यों नहीं रहा है लिंक, वो कैसे आप बोल दिए कि वो लिंक मोशन ट्रांसफर ही करेगा, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम सिर्फ मोशन पढ़ेंगे, हम ये नहीं, इस विषय में नहीं जाएंगे कि उस पर जो बल लग रहे हैं वो कैसे उसके मोशन को इफेक्ट कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पे सिर्फ मोशन, यानी मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। मोशन का अर्थ हुआ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। हमारा कंसर्न सिर्फ ये अध्ययन करने से होता है। हम कभी ये प्रश्न नहीं खड़ा करते कि ये जो 4 लिंक है या 2 लिंक हैं ये मोशन प्रोड्यूस करेंगे नहीं, स्ट्रिंग टूट तो नहीं जाएगी, या आपका उपकरण फिसल के गिर तो नहीं जाएगा, ठीक है, उसका वजन कितना है, कौन से फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, इसलिए हमारा कंसर्न नहीं होता है। यानी हम मास को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मास गुणा एक्सीलरेशन क्या बनाता है, फोर्स, यानी हम फोर्स को भी यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ स्टडी करना रहता है मशीन के वेरियस लिंकेजेस के बीच में होने वाले मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को अध्ययन करना, ठीक है। अब आते हैं हम डायनामिक्स ऑफ मशीन्स पे। डायनामिक्स ऑफ मशीन में हम बस क्या करते हैं, मोशन को तो स्टडी करते ही हैं, साथ के साथ हम फोर्सेस को यानी मास को भी अंडर कंसिडरेशन लेते हैं कि लिंकेजेस का मास कितना है, वो किस मटेरियल से बने हैं, ठीक है, और वो कैसे अपना मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे फोर्स से जर्क, वाइब्रेशन ये प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आपके मन में सब प्रश्न आएगा कि सर ने बोला मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं, तो यहाँ तो स्टैटिक्स की बात हो रही है, काइनेटिक्स की बात हो रही है। स्टैटिक्स होता है जब कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, तो यहाँ तो कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, और हमने यहाँ पे बोला कि डायनामिक्स में तो हम मोशन को स्टडी करते हैं। आप ये बात ध्यान रखिए कि रेस्ट भी एक स्टेट ऑफ मोशन होता है, यानी कोई बॉडी स्थिर है तो इट इज एन स्टेट ऑफ मोशन एंड इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, इज अ स्टेट ऑफ मोशन, यानी देयर इज नो मोशन, ठीक है। इन पे लगने वाले बल कौन से होते हैं जब बॉडी रेस्ट पे होती है, तो क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा ग्रेविटी का वेट, रिएक्शन फोर्स, एक स्थिर बॉडी के ऊपर भी फोर्सेस लगते हैं, मोशन नहीं हो रहा होता है, वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन है। हम इस विषय के अंतर्गत स्टेट ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं, यानी इट इज इन रेस्ट और इन मोशन। और काइनेटिक्स के अंदर जो बॉडीज मोशन में रहती हैं, अंडर मोशन है, उनके वेग को, आवेग को, एक्सीलरेशन को, फोर्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। आया समझ में ये ब्रांच? आइए, तो विषय को की जो खूबसूरती ये है कि हम लोग पहले काइनेमेटिक्स सब्जेक्ट को लेके पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑफ मशीन्स, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स। हाँ, जब वेरियस लिंकेजेस एक दूसरे के साथ असेंबल होकर रिलेटिव मोशन करते हुए वर्क प्रोड्यूस करेंगी, तो हम
पहले ये देखेंगे कि वो मोशन किस प्रकार हो रहा है, कैसे एक लिंक दूसरे लिंक पे मोशन ट्रांसफ़र कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जो लुब्रिकेशन ऑयल इंजन के आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, आप लोग सोचे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। हाँ, तो जैसे कि पिस्टन क्रैंक इंजन, आईसी इंजन के जो मैकेनिज्म हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा एक कनेक्टिंग रॉड होता है, पिस्टन होता है, एक कनेक्टिंग रॉड होता है जो कि एक क्रैंक से अटैच होता है, इसको हम बोलेंगे लिंक 1, क्रैंक, लिंक 2, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, और ये हुआ आपका सिलेंडर। तो अब आप मुझे ये बताइए, इस बात पे गौर फरमाइए कि हम जब इसको मोशन प्रदान करेंगे, क्रैंक को, क्रैंक जब मूव करेगा तो उससे संबंधित मोशन, रिलेटिव मोशन कनेक्टिंग रॉड में भी ट्रांसफ़र होगा, कनेक्टिंग रॉड भी रोटेट करेगा, मूव करेगा। इट विल नॉट रोटेट, इट विल मूव लाइक दैट, it will follow the crank, or in the process it will also move the piston in reciprocating direction. We call that to and fro, back and forth, आगे पीछे। तो आपने यहाँ देखा कि हमने हमारे इस मैकेनिज्म ने यहाँ लिंक 1 पे एनर्जी कंज्यूम की, लिंक 2 को मोशन ट्रांसफ़र किया, लिंक 2 ने लिंक 3 पे मोशन ट्रांसफ़र किया, और लिंक 3 ने आपका रेसिप्रोकेट किया, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम अगर वर्क, जब तक हम इससे वर्क नहीं ले रहे हैं, हम इसे मैकेनिज्म कहते हैं। इट इज़ एन मैकेनिज्म, ठीक है, थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर मोशन फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक, ठीक है, इन अ मैकेनिज्म, इन अ साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इस प्रोसेस पे अगर हम यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट करें, फ्यूल से हमको टॉर्क मिले, उस टॉर्क से हम कोई गाड़ी चलाएं या कोई आटा मिल रन करें, कोई चक्की चलाएं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये हमारी एक मशीन बन गई है ना। आए समझ में, ठीक है। तो इस विषय को गहन से अध्ययन करने से पहले हम कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम अच्छे से परिभाषित कर लें। परिभाषित करने का अर्थ है कि अच्छे से उनको हम समझ लें, क्योंकि बाद में जब ये हम इनको प्रयोग करेंगे अपने आगे के व्याख्यानों में, आगे के लेक्चर्स में, तो उस समय आपके मन में ये शंका ना उत्पन्न हो, ये डाउट ना उत्पन्न हो कि ये चीज़, ये टर्म्स कहाँ से आ गई। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। जब किसी नए विषय का जन्म होता है, कोई नया सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जैसे कि जब लोगों ने अणुओं की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की, मिस्टर रदरफोर्ड ने, ठीक है, प्रतिपादित किया कि भाई न्यूक्लियस होते हैं, तो उससे न्यूक्लियर फिजिक्स साइंस का जन्म हुआ। न्यूक्लियर साइंस का जब जन्म हुआ तो उसी के साथ एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सब नए नए शब्दावली जुड़ती गई। तो जो लोग उस विषय से नहीं परिचित रहते थे, उनके लिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, रेडियो एक्टिव डिके, ये सब चीज़ें काफ़ी समझ से परे रहती थी, वो बहुत बेसिक जानकारी रखते थे। पर जो उसको वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते थे, साइंटिफिक स्टडी करते थे, उनको वो वो नए नए शब्द बहुत ही आसान सरल समझ में आते थे, और उससे रिलेटेड पुस्तकें पढ़ने में उनको आनंद की अनुभूति होती थी। और जो उससे बाहर के विषय के लोग थे, वो विषय की पुस्तकें पढ़ते थे तो उनको वो सर में दर्द लगती थी। इसीलिए थ्योरी ऑफ मशीन आपको सर में दर्द ना लगे, इसके लिए हम लोग पहले ये जान लें कि जब हम
यहाँ पे किन शब्दावलियों का प्रयोग करने वाले हैं काइनेमेटिक ऑफ मशीन के सब्जेक्ट के अंतर्गत। पहले हम परिभाषित करेंगे काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर, आइए पहले देखते हैं काइनेमेटिक लिंक। आप याद कीजिए, मैंने जब आपको मशीन की परिभाषा लिखाई तो मैंने बोला कि इट इज़ द असेंबली ऑफ रिजिड बॉडीज़, रेजिलियंट बॉडीज़ और काइनेमेटिक लिंक्स। ये जो रिजिड बॉडी या रेजिलियंट बॉडी या काइनेमेटिक बॉडीज़ जो होती हैं, जो कि एक इंडिविजुअल एक एलिमेंट होती हैं, इनका अपना एक स्वतंत्र वजूद होता है। जिस तरह एलिमेंट्स का होता है किसी कंपाउंड के अंदर, जो कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसकी नई क्वालिटीज़ होती हैं, नई आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर काइनेमेटिक लिंक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं। कोई क्रैंक हो सकता है, कोई कनेक्टिंग रॉड हो सकता है, कोई पिस्टन हो सकता है, कोई सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। ये कुछ आपस में क्या हम किसी भी तरह इनको असेंबल कर देंगे तो हम उसको मैकेनिज्म बोल सकते हैं? नहीं। अगर आपने इनको इनके व्यवस्थित ऑर्डर को में नहीं आपने इनको असेंबल किया, ऐसे व्यवस्थित ऑर्डर मतलब क्या? ऐसा ऑर्डर जिसमें ये एक दूसरे को रिलेटिव मोशन ट्रांसफ़र कर सकें। रिलेटिव मोशन होने का मतलब ये है कि उनके बीच में कोई ऐसा वेल्डेड जॉइंट ना हो। अगर आपने उनको एक दूसरे से वेल्ड कर दिया तो वो तो रिलेटिव मोशन नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगी, ठीक है। पर अगर आपने उनको पिन जॉइंट के जरिए या नट बोल्ट के जरिए या आपने और कोई मैकेनिज्म लगा के ऐसा उनको आपने एक दूसरे से जोड़ा कि वो एक दूसरे के थ्रू रिलेटिव मोशन ट्रांसफ़र कर सकें, तब आप उन्हें कहेंगे कि ये एक मैकेनिज्म बना रही हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं एक मैकेनिज्म के अंदर, जिनकी सेपरेट आइडेंटिटी है, अपनी एक व्यक्तिगत आइडेंटिटी है, इनको हम बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक्स, ठीक है। इनमें भी बहुत से क्लासिफिकेशन है, बहुत टाइप के काइनेमेटिक लिंक्स होते हैं। रिजिड लिंक्स होते हैं जो कि वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने में, साइंटिफिक स्टडी करने के समय हम उनको ये मान लेते हैं कि वो किसी भी लेवल का फोर्स विथस्टैंड कर सकते हैं और वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब होता है मान लेना, ताकि जब हम कोई कॉन्सेप्ट समझाएं तो प्रश्न उत्तर ना, सवाल का कोई विषय ही ना बचे, ठीक है। इसीलिए हाइपोथेसिस जो होती है सिर्फ एजम्पशन जिनको बोला जाता है, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने से पहले हम उनको मान लेते हैं ताकि हम अपने विषय पे डिस्कशन कर सकें आगे फर्दर, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके फ्लेक्सिबल लिंक, या उनको बोले फ्लेक्सिबल लिंक वो होते हैं जैसे कि आपके बेल्ट्स कहाँ देखे हैं आपने? कहाँ देखे? बेल्ट ड्राइव के अंदर, चक्की के अंदर, आटा चक्की के अंदर, और चेन्स, है ना। हाँ, ये है कि जो फ्लेक्सिबल लिंक है इनके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि ये दूसरे लिंक को, वो रिजिड हो चाहे फ्लूइड हो, फ्लेक्सिबल हो, उस तक मोशन को ट्रांसफ़र कर सके। तो इनको हम बोलते हैं फ्लूइड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, सॉरी दीज आर नॉट लिंक। अब आते हैं फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक्स किसी भी मशीन के मैकेनिज्म में कहाँ लगते हैं? हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत, जहाँ भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, या हाइड्रोलिक सर्किट होता है, जो हाइड्रोलिक्स ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी आपके जो हैवी ड्यूटी क्रेन्स होती हैं, जिनके अंदर आप कभी अगर वहाँ के किसी के ऑपरेटर से या थोड़ा उसको मेंटेनेंस करने वाले विभाग के आदमी से आप पूछेंगे कि भैया इसका मुझे हाइड्रोलिक सर्किट दिखाइए, तो आप उसको पूरा आपको लिंकेजेस दिखाएगा और कहाँ कहाँ पे वो फ्लूइड है। ये डाल्टन्स लॉ पे काम करता है। डाल्टन्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि वो प्रेशर को यूनिफॉर्मली एक पॉइंट से किसी भी फ्लूइड में दूसरे पॉइंट तक पहुँचाया जा सकता है विदाउट एनी लॉस। तो इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स,
इन सब में आपको फ्लूइड लिंक दिखेंगे। ठीक है। तो लिंक समझ गए आप लोग, काइनेमेटिक लिंक्स, सॉरी मैंने आपको सिर्फ लिंक बोला, लिंक बोलने से काम नहीं चलेगा, काइनेमेटिक लिंक। अब आते हैं काइनेमेटिक पेयर्स पे। आप जबकि जान रहे हैं कि एक लिंक दूसरे लिंक से जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। कुछ इस प्रकार से कि एक रोटेट होता है, जहाँ जो पहला लिंक रोटेट होता है वो हमारा एफर्ट होता है, वहाँ पे हम एनर्जी दे रहे होते हैं, और जो अंतिम लिंक होता है जो कि रोटेट होता है, वहाँ पे हमको वर्क मिल रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब एक लिंक दूसरे लिंक से जहाँ पे कनेक्ट करता है, दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, है ना, these are 1 2 3 4 are the point of contact where one linkage is in physical contact। क्योंकि काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स के अंदर हम लोग फिजिकल फोर्सेस की बात करते हैं, ऐसी फोर्सेस जो कि कांटेक्ट फोर्सेस होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में नहीं हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे एक लिंक दूसरे लिंक से संपर्क बनाता है, जहाँ उस संपर्क के माध्यम से वो फोर्स को, मोशन को ट्रांसफर करता है दूसरे लिंक तक, दूसरा तीसरे को इसी तरह करता है। तो ये दीज पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स आर कॉल्ड काइनेमेटिक पेयर्स, वी कॉल देम काइनेमेटिक पेयर्स। अब पेयर का मतलब तो आप जानते हैं, जोड़ा। जोड़ा में कितने लोग होते हैं? 2। यानी कोई भी काइनेमेटिक पेयर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको 3 लिंक्स एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में मिले। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा दो लिंक्स के बीच का स्पर्श बिंदु होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अब आते हैं काइनेमेटिक्स मैकेनिज्म के ऊपर। अभी मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया है, ये एक सेपरेट लेक्चर आपको लगेगा काइनेमेटिक्स, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर समझाने के लिए। अब आते हैं काइनेमेटिक मैकेनिज्म्स। काइनेमेटिक मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? ऐसे असेंबली ऑफ लिंकेजेस जो कि मोशन को ट्रांसफ़र कर रहे हों इन अ साइक्लिक मैकेनिज्म, इन ए साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर क्यों? क्योंकि पहला लिंक जो है आपके आखिरी लिंक से, इवन आईसी इंजन मैकेनिज्म में भी ये होता है। आप लोग उसको कई बार इग्नोर करते हैं। 3 लिंक नहीं होते, 4 लिंक होते हैं। जो उसका आधार होता है, जिस पे वो मैकेनिज्म माउंट किया जाता है, वो उसका चौथा लिंक होता है, जिसको हम फ्रेम कहते हैं। फ्रेम वो किसी भी मैकेनिज्म के उस लिंक को कहा जाता है जो कि फिक्स रहता है, जिसके ऊपर बाकी मैकेनिज्म माउंट किए जाते हैं, बाकी लिंक्स माउंट किए जाते हैं जिनके ऊपर रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, वो आगे हम आपको परिभाषित करेंगे। हाँ, काइनेमेटिक मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? ये मशीन का ढांचा होते हैं। जैसे हमारी बॉडी का हमारा स्केलेटन है, ठीक है, हमारी जो हड्डियाँ हैं, हमारा जो कंकाल है, नर कंकाल है, इट इज़ एन असेंबली ऑफ लिंकेजेस। कितनी लिंकेजेस होती हैं? 208 मेरे ख्याल से। हो सकता है 2-4 वो और बीच में बढ़ गई हों, भाई विज्ञान तो हर दिन अपग्रेड होता रहता है। हाँ ठीक है। तो इस असेंबली ऑफ लिंकेजेस में मैकेनिज्म को परिभाषित करना इसलिए आवश्यक है। कई बार हम लोग मैकेनिज्म और मशीन्स को एक समझ लेते हैं। मैकेनिज्म्स होते हैं assembly of linkages which can have relative motion in between them. We never concern, our concern is not that they can, if they can produce or work or not. अगर वो वर्क प्रोड्यूस, उनसे हम वर्क लेने लग जाएं, ठीक है। एक सेम मोशन होता है जो आपके निकोला टेस्ला ने डिवाइस बनाया था, इलेक्ट्रिक मोटर से हम लेथ मशीन चला रहे हैं, गाड़ी के इग्निशन कॉयल हमारे चल रहे हैं, फैन चल रहे हैं, मिक्सर चल रहे हैं, पर हर मशीन अलग है, मैकेनिज्म एक है। यानी मैकेनिज्म होता है एक स्केलेटन ऑफ अ मशीन, ठीक है। जब मैकेनिज्म से हम वर्क लेने लग जाएं,
तो वो मशीन कहलाता है। क्या कहलाता है? मशीन। आज के लेक्चर में मशीन मैंने इतनी बार बोल दिया है, इतनी देर